अगले सेशन के लिए दिनेश शुक्ल जो हैं हमारे साथी, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। और साथ में ये सेशन जो है वो सेवा परमो धर्मा के तहत आगे बढ़ने वाले यानी कि डॉक्टर्स को इस संदर्भ में है। डॉक्टर ललित अग्रवाल जी जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं वो मंच पर आमंत्रित हैं। डॉक्टर सुधीर मोदी जी एमडी वो भी मंच पर आमंत्रित हैं। और डॉक्टर संजय भंडारी जिनके संदर्भ में पूरा धार जानता है, से अपना बढ़ोतरी करी अपनी स्वास्थ्य सेवाओं में, वो काबिले तारीफ है। और वो महामारी का एक विकट दौर था, बहुत ही बुरा समय था। पूरे विश्व ने इसको सहा, उसको अनुभव किया। इतनी बड़ी त्रासदी मानव समुदाय के लिए बहुत ही हानिकारक थी और धार जिला भी इससे अछूता नहीं रहा। इन 3 सालों में स्वास्थ्य सेवाओं में काफी बुनियादी चीजों में बदलाव आया है। विशेषकर जनमानस के पटल को हम देखें कि कोविड काल में या कोविड से पहले जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं था, इस कोविड काल के बाद में, क्योंकि कोविड जो है बेसिकली आपका प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी से रिलेटेड एक पहलू था कि व्यक्ति को अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा के चलना है। और इस कोविड काल के बाद में जनमानस में ये चेतना बहुत अच्छे से जागी है कि व्यक्ति अपना कम से कम ध्यान रखने लगा है। स्वास्थ्य सेवाओं में हम बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर, उन्होंने अपने इंटेंसिव केयर यूनिट्स में काफी बदलाव किए हैं। साथ में ही ऑक्सीजन जो हर व्यक्ति के लिए, मनुष्य के लिए जीने के लिए प्रमुख वस्तु होती है, उन सारे इक्विपमेंट्स में आत्मनिर्भरता गवर्नमेंट सेक्टर में शासन के माध्यम से और प्राइवेट सेक्टर ने अपने निजी माध्यमों से इन चीजों को बढ़ावा किया है। डॉक्टर संजय, मैं ये जानना चाहूंगा कि जब कोरोना का वो कठिन समय आया था तो लोगों ने मुझे यहाँ बताया कि आप बाहर निकले, लोगों को उसके प्रति जागरूक किया, आप हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहे। वो क्या दौर था और धार जैसे जिले में? वो मंजर बड़ा ही भयावह था और आज आपने उसकी याद दिला दी है। कोविड का वो समय जब पूरी दुनिया में अलर्ट घोषित हुआ था, एंड इट वाज 2019 की बात है। और 2019 जिस प्रकार से विश्व में एक महामारी का संकट पूरे विश्व में छाया और धार में भी अलर्ट घोषित हुआ और लॉकडाउन, जैसे सरकार ने लॉकडाउन जो लगा दिया था, और धार जिले में मार्च और अप्रैल के माह में मार्च और अप्रैल में पहला केसेस आया। उसके पहले जो भयानक मंजर था उससे जनमानस के साथ साथ में हमारा जितना मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स, सारे लोग भयभीत थे उस समय। और उस समय मैंने देखा था कि भय का जो माहौल है सारे लोगों में एक जैसा था, उससे कोई अछूता नहीं था, क्योंकि नई बीमारी थी, महामारी नहीं थी, इसके बारे में ज़्यादा टेक्निकल और साइंटिफिक चीज़ें नहीं मालूम था। एक नया रास्ता था, बस आपको चलना है, आगे कब क्या होगा आपको नहीं मालूम है, कुछ भी हो सकता था। और उस समय मैं यहाँ पे आपके इस बड़े मंच के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि वहाँ पे मैंने मैं की तरह कभी काम नहीं किया इस पूरे दौर में। उस दौर में हमने हम बन के जो कार्य किया है उसकी प्रबलता से ही उस पे हम कोविड पे विजय हमने पाई है। तो हमारी जो टीम थी उस टीम ने समअप किया बहुत सारे हमारे पैरामेडिकल स्टाफ को, डॉक्टर्स को जो उस समय थोड़ा सा संकोच की अवस्था में थे, उन्हें हमें मोटिवेट करना पड़ा। मोटिवेशन के साथ साथ में अन्य विभागों का जो सहयोग रहा वो बहुत ही काबिले तारीफ रहा, जिसमें राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, नगर पालिकाएं, इन सारे विभागों का बेहतरीन समन्वय रहा। राजनीतिक जो दल है, राजनीतिक जो हमारे लीडर्स हैं, वो किसी भी दल के थे, सारे लोगों ने हमारा साथ सहयोग दिया उस समय, और उस दौर को हम लोग अच्छे से निकालते चले गए। और मुझे वो समय याद आता है जब मेरा जो वर्किंग का कोई टाइम नहीं होता था, पर मुझे याद आता है सुबह 6 बजे से रात के 2 बजे तक में और मेरी टीमें काम करा करती थी उस समय।
हम कब खाना खाते थे, कब क्या करते थे, मुझे आज तक उतना याद नहीं आता है, पर चीज़ें हो जाया करती थी। तो सुबह 6 बजे से रात के 2 बजे तक हम और हमारी टीमें काम करती थी, और परमेश्वर के आशीर्वाद से और लोगों के इसी साथ और जज्बे से ही हम लोग ये कर पाए। और इंटेंसिव केयर यूनिट्स और कोविड केयर सेंटर्स जहाँ पे कोविड पॉजिटिव मरीज भर्ती हुआ करते थे, मैं पर्सनली और मेरी टीम के साथ में हम लोग पीपीई किट पहन के हर रात्रि को एक समय होता था, हम लोग उन वार्ड्स में जाते थे और उन्हें हम मोटिवेट करते थे, और उस मोटिवेशन से लोग काफी लाभान्वित होते थे। इलाज तो डॉक्टर्स कर ही रहे थे। डॉक्टर संजय, आपको उस समय डर नहीं लगा कि लोगों को अपने जिंदगी की पड़ी थी, लोग बचने की कोशिश कर रहे थे, क्वारंटाइन किया हुआ था, आपको डर नहीं लगा कि मेरी भी मौत हो सकती है इस भयानक महामारी से? ये प्रसंग योग से मेरे दिमाग में नहीं आया। मैं भी इंसान हूं, डर लगता है, लेकिन उस समय जो स्थितियां परिस्थितियां बनी और देश को मेरी आवश्यकता थी, इस देश ने मुझे, मेरे परिवार को बहुत कुछ दिया है, और ये देश सेवा का एक मौका था। और उस समय जो मेरे वरिष्ठ सीनियर यहाँ भी बैठे भी हुए हैं, और भी मेरे सम्माननीय जो सीनियर्स हैं, उनके आशीर्वाद और मोटिवेशन से जो उन्होंने मुझे सबक दिया था कि आप प्रोटोकॉल्स का पालन, नियमों का पालन करके, और यह सत्य भी जीवन में नियमों के पालन से ही जीवन सार्थक होता है। तो उस समय भी मुझे मेरे वरिष्ठों द्वारा यही सलाह दी गई थी, यदि संजय आप नियमों का अक्षरतः पालन कर लेंगे तो आपको जान का कोई खतरा नहीं रहेगा, और वो सही थे, और आज मैं जीवित हूं। तो अब मैं आगे बढ़ूंगा। सुधीर मोदी जी से मैं जानना चाहूंगा कि सागर जिले का जो स्वास्थ्य है वो कैसा है, क्योंकि ये आदिवासी क्षेत्र है। कई खबरें आपने टीवी पे देखी होंगी कि स्वास्थ्य सुविधाओं में सरकारी जो महकमा है वो बड़ा पिछड़ा हुआ नजर आता है प्राइवेट की अपेक्षा। क्या कहेंगे आप? वैसे आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हमारा जो धार जिला है आदिवासी एरिया है, और इसको मैं बोलूंगा इसमें बहुत डाइवर्सिटी है। कहाँ एक और पीथमपुर जिसको लोग मिनी बॉम्बे बोलते हैं, और कहाँ एक और डही, कहाँ एक और माँ नर्मदा, तो कहाँ हमारा सतपुड़ा के पहाड़। तो वास्तव में बहुत डाइवर्सिटी। बदनावर जैसा हमारा 9 ट्राइबल है, तो निसरपुर जैसा, कुक्षी जैसा, बाघ जैसा घन ट्राइबल। तो ये इतना पूरा डाइवर्सिटी लिटेल लिए हुए है। ये जिला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, और इसमें करीब 13 ब्लॉक है। और मैं यदि कहूँ कि 2 जिलों का एक जिला है तो अतिशयोक्ति नहीं है। फिर भी हमने कोशिश की है कि हमारे जिले में 100% अस्पतालों में डॉक्टर्स की सुविधा उपलब्ध है। आज के परिप्रेक्ष्य में जहां हमारे यहाँ एक जिला चिकित्सालय बहुत अच्छी रनिंग कैपेसिटी पे चल रहा है, करीब 400 बेड के करीब हम कैटर करते हैं। वहीं कुक्षी में बहुत अच्छा सिविल अस्पताल डेवलप हुआ है। बनावर में अभी डेवलपमेंट चल रहा है। पास में देखे नालचा, तो नालचा में भी सिविल अस्पताल काफी अच्छे रनिंग कंडीशन में है, और अभी बदनावर में भी नवनिर्माण हो रहा है। ये सभी जो अस्पताल है वो पुनर्गठन की उसमें फेज में चल रहे हैं। यदि मैं अपने धार जिले के जिला चिकित्सालय की बात करूं तो इसको भी 113 साल हो गए। पहले ये किंग एडवर्ड मेडिकल हॉस्पिटल के नाम से था, उसके बाद राजा भोज जिला चिकित्सालय के नाम से हुआ, और आज की डेट ये है कि हमारे जिला चिकित्सालय धार में 1000 व्यक्ति प्रतिदिन आते हैं। 1000 मरीज का हम जो है इलाज करते हैं। 400 से 500 मरीज प्रतिदिन यहाँ भर्ती रहते हैं, और नियर अबाउट 900 डिलीवरी पर मंथ होती है, और 100 से 125 सिजेरियन ऑपरेशन होते हैं। ये फिगर आज तक किसी भी परिस्थिति में किसी भी समय अचीव नहीं किया गया जो आज किया जा रहा है। मोदी जी, एक बात पूछना चाहूंगा मैं कि आदिवासी क्षेत्र है, आपने डिलीवरी की बात की, कई महिलाओं को प्रसव के दौरान कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनके 108 की जो व्यवस्था सरकार ने बनाई है उसको लेकर भी कई बार जूझना पड़ता है। कई बार टीवी पे आपने तस्वीरें भी देखी होंगी। उस स्थिति में क्या आप लोग करते हैं विशेष, जो यहाँ पर कई सुविधाएं आपने दे रखी हैं? ये बात आपने अच्छी पूछी। अभी नेशनल एम्बुलेंस हेल्थ सर्विस के नाम से
धार जिले में कम से कम 60 से 70 एम्बुलेंस वितरित की गई है, जो हर जिला चिकित्सालय में, हर सीएससी पे, पीएससी पे तथा पुलिस स्टेशन पर मौजूद है। यदि किसी भी मरीज को कोई प्रॉब्लम कभी भी हो, 108 नंबर पर फोन लगाए, विद इन द 5 और 10 मिनट्स उसको नियर बाय जो एम्बुलेंस है वो उसके घर पर पहुंच जाएगी और उससे वहां से उसके नियर बाय हॉस्पिटल ले जाएगी, जहां उसे प्राथमिक सुविधा उसे मिल जाएगी। ये बात अलग है कि समय और परिस्थिति के कारण कभी कभी वाहन गड़बड़ भी हो जाते हैं या ड्राइवर नहीं मिलता, तो ऐसा 100 में से 1 या 2% होता है। बाकी 98% के करीब हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर वर्क कर रही है। मैं ललित मोदी जी के पास जाऊंगा। ललित अग्रवाल जी, माफ कीजिएगा। ललित अग्रवाल जी, आप ये बताइए, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं आप, ट्राइबल एरिया है, बात की जाती है स्वच्छता की, पैड जो है रखवाए जाते हैं सरकारी अस्पतालों में, कई जगह मशीनें भी लगाई गई, क्या स्थिति है इस क्षेत्र की? इस स्थिति सरकारी अस्पताल में जो है ये सैनिटरी पैड्स वगैरह हैं या नहीं है, इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन एक सजेशन जरूर है हॉस्पिटल के लिए। अगर अपन सर्जरी की बात करें, शल्य चिकित्सा की, पूरे हिंदुस्तान में किसी भी अस्पताल में अगर 100 सर्जरी होती हैं तो आप सिजेरियन से डिलीवरी होने की बात छोड़ दीजिए, उसको अपन मतलब मैटरनिटी में गिनते हैं। आई एम मेनली कंसर्न विद गायनेकोलॉजी। तो 100 में से 50 सर्जरी जो है सिर्फ महिलाओं के बच्चेदानी की होती है, और ये सुविधा सरकारी अस्पताल में नहीं है, जो कि होना चाहिए। बीइंग ए गायनेकोलॉजिस्ट और आई एम स्पेशलिस्ट इन दिस फील्ड, मेरा ये कहना पड़ता है कि सरकार सर्वशक्तिमान है। अगर आपके अस्पताल के गायनेकोलॉजिस्ट जो है, जो बच्चेदानी निकालने के ऑपरेशन जिसको हिस्टेरेक्टमी कहते हैं, स्पेशली वो महिलाएं जिनके 2-2, 3-3, 4-4, 6-6 बच्चे हो गए, आदिवासी इलाका है, 8-8 भी बच्चे हो जाते हैं, उनकी बच्चेदानी बाहर आ जाती है। और प्राइवेट में जो है उसका खर्चा लगभग 20 से 30 हजार रुपये आता है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो क्यों ना सरकार ऐसा करे कि हर जिले में जो इस चीज के स्पेशलिस्ट हो उनके ऊपर डंडा बरसाए कि आके आप सरकारी अस्पताल में करो। कैसे नहीं करेंगे वो? और जो एनआरसी से उनको जो है रिन्यूमरेशन दिलाए। भाई ठीक है, प्राइवेट में धार में जो है मान लो ऑपरेटिंग फीस 10,000 रुपये है, या इंदौर में 25,000 होगी, सरकार अगर 3,000 4,000 भी देगी तो उनको डंडा मार के कराओ, करेंगे काम। आपका सर ये कहना है कि प्राइवेट सेक्टर से भी मदद लेना चाहिए? प्राइवेट सेक्टर को इस बात के लिए मजबूर करना चाहिए कि आप सरकारी अस्पताल में आके हमारे यहाँ आके आप ऑपरेशन करो और हम जो फीस देंगे वो आप एक्सेप्ट करो। आपने सर बताया कि आदिवासी क्षेत्र है और 2011 की गणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है ये धार जिले का। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसी बीमारियां होती हैं यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि शहर से कम कटा हुआ इलाका कई ऐसा है जहाँ पर आदिवासी निवास करते हैं। किन समस्याओं का सामना ज्यादातर करना पड़ता है? समस्याएं जो है महिलाओं की, अदर देन प्रेगनेंसी को छोड़ दें तो सिर्फ मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम रहती है, माहवारी की तकलीफ रहती है। इसके लिए जब फैमिली साइज पूरा हो गया या बदन बाहर आ जाना जिसको बोलते हैं, उसके लिए ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले, अभी कितनी बार ऐसा होता है कि आदिवासी बाई आई, उसको प्रोलेप्स की सर्जरी कराना है, मेरे यहाँ खर्चा 25-26 हजार आता है, उसके पास है ही नहीं। तो हमको मतलब हम तो उसको ये बोलते हैं कि भाई तेरे चल 4,000 रुपये दवाई के हुए, 3,000 रुपये बेहोशी के डॉक्टर के हुए, 9-10 हजार भी खर्च कर लेगी तो मैं कर दूंगा, क्योंकि उसके पास है ही नहीं। आप कैसे मदद करोगे? अगर जो है मेरे सरीके डॉक्टरों को जो है अगर सरकारी अस्पताल में बुला के कराएं तो कम से कम मेरे को मेरा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, सरकार खर्चा करेगी। और जो भी मैं मोदी जी को बोलना चाहूंगा सर, जो अग्रवाल साहब कह रहे हैं, डॉक्टर अग्रवाल कह रहे हैं कि बुलाना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर से डॉक्टरों को बुलाना चाहिए, तो क्या इस बारे में क्या सोच रहे हैं आप लोग? वैसे गवर्नमेंट इस क्षेत्र में विचार कर रही है कि हम प्राइवेट डॉक्टरों को बुला के भी सरकारी अस्पताल में ऐसे ऑपरेशन करवा रहे, उनको कुछ
फीस प्रोवाइड करें। अभी आपको पता होगा नरेंद्र मोदी ने 9 तारीख के दिन, हर महीने की 9 तारीख के दिन हर गर्भवती महिलाओं का परीक्षण करने के लिए प्राइवेट डॉक्टरों से उन्होंने अनुरोध किया था कि हर प्राइवेट डॉक्टर 1 घंटा अपने हिसाब से सरकारी अस्पताल में आकर के गर्भवती माताओं का परीक्षण करें, सिर्फ महीने में 1 दिन। तो मेरे हिसाब से न तो सरकारी डॉक्टरों को कोई आपत्ति है, न सरकार को आपत्ति है। प्राइवेट डॉक्टर चाहे तो अपनी सेवाएं आके दे, हमें इस बारे में कोई आपत्ति नहीं। सर एक सवाल और दूसरा चीज ये है कि गवर्नमेंट ने एक आयुष्मान योजना भी लागू की हुई है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का खर्च उस आयुष्मान कार्ड के जरिए किया जाएगा। यदि वो व्यक्ति अति गरीब है और उसके पास 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड है, तो वो सरकारी क्या है, किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जाकर के अपना इलाज करके उस योजना का लाभ ले सकता है। उसमें उसे सरकारी अस्पताल आने की भी जरूरत नहीं है। फिर भी हमारे अस्पताल में आज के दिन कम से कम 3 डॉक्टर ऐसे हैं जो सीजर हिस्टेक्टोमी भी करते हैं, बच्चेदानी निकालने का भी काम करते हैं। सवाल यह है कि जो मरीज है उसको डॉक्टर पे भरोसा करना पड़ेगा। प्राय देखा गया कि मरीज सरकारी डॉक्टर पे कम प्राइवेट पे ज्यादा भरोसा करता है, इसलिए वो प्राइवेट चले जाते हैं। जबकि हमारा ये कहना है तो सर विश्वास क्यों नहीं, आखिर सरकारी डॉक्टरों पर विश्वास क्यों नहीं जम रहा? अब ये विश्वास और न विश्वास की बात ये मेरे समझ से परे है, लेकिन मेरा जहां तक ख्याल है पिछले 10 वर्षों में अब स्थिति चेंज हो रही है। लोग सरकारी डॉक्टरों पर भी भरोसा करने लगे। सरकारी डॉक्टर यूपीएससी सिलेक्ट होके आते हैं, दे आर वेल क्वालिफाइड। और अभी गवर्नमेंट ने एक योजना और चेंज की है, जो रिसेंटली जो फ्रेश पीजी होल्डर्स है जो पास करके आए, उनको 1 साल का बॉन्ड स्वरूप सरकारी अस्पतालों में काम करना पड़ेगा। तो आने वाले 2-4 साल में ये समस्या भी दूर हो जाएगी। एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूं कि डॉक्टरों की कमी है, हमेशा कहा जाता है। जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहां पर डॉक्टर्स की भारी कमी है। जिलों में, जिला मुख्यालयों पे हो सकता है कि पर्याप्त हो, लेकिन जिला मुख्यालयों पर भी कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि डॉक्टर नहीं उपलब्ध होते हैं, कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो इस क्षेत्र में क्या स्थिति है अभी जो सरकार ने जो नई योजना चालू की, जैसे मैंने आपको बताया कि जो डॉक्टर एमबीबीएस करके निकला है फ्रेश, उसे 1 साल सरकारी जॉब करना है। दूसरा ये है कि जो डॉक्टर्स जिसने पीजी किया है उसे भी 1 साल बॉन्ड के साथ सरकारी अस्पताल में काम करना है। तीसरी चीज, गवर्नमेंट ने 2 बार एमपीपीएससी से डॉक्टरों का सिलेक्शन किया है। तो हमारे हर जिले में अभी वर्तमान में फिलहाल कोई कमी नहीं है, बशर्ते पब्लिक जाए और डॉक्टरों का जो है उनकी सेवाओं का फायदा ले। अभी हमारे यहाँ धार में डॉक्टर भंडारी के विभाग में 14 डेंटिस्ट है, गायनेकोलॉजी विभाग में 5 सर्जन है मेरे सहित, जो हम नियमित रूप से सीजन ऑपरेशन करते हैं। सर्जरी विभाग में 5 डॉक्टर है, आर्थोपीडिक में भी 5 है, पीडियाट्रिक्स में भी 8 है, सिर्फ एक रेडियोलॉजी में नहीं है। तो ये कमी हमारे धार के यदि जो वरिष्ठतम प्रतिष्ठित जो हमारे नेता लोग हैं, यदि सरकार का ध्यान आकर्षित करे तो ये भी जो है कमी दूर होगी। बाकी हमारे जिला चिकित्सालय में तो अभी वर्तमान में कोई कमी नहीं है, अच्छे से रन हो रहा है। और ये कि यही जो सिचुएशन है आपके सिविल हॉस्पिटल में भी दूर की जा सकती है, बशर्ते वहां के लोग अपनी ओर से सरकार को कुछ फीडबैक दे, उसमें वो अपने डॉक्टरों से राय ले और डॉक्टरों की राय लेकर के टेक्निकल आधार पर मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री को प्रेजेंट करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी जहां तक मुझे ख्याल है कुक्षी में, बदनावर में और सरदारपुर में गायनेकोलॉजिस्ट की कमी है, एनेस्थेटिक की कमी है। तो वहां के जो विधायक और जो भी जनप्रतिनिधि है वो इस मामले में सरकार से चर्चा करके त्वरित इस समस्या का निदान करवाए तो जनता को फायदा मिलेगा ही। मुझे लगता है कि आईएनएच हरी भूमि के मंच से जो आपने सरकार के सामने मांग रखी है वो सरकार तक जरूर पहुंचेगी। मैं फिर से एक बार संजय भंडारी जी के पास आना चाहूंगा, डॉक्टर संजय भंडारी जी। संजय भंडारी जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा। अभी डॉक्टर मोदी जो है ये आयुष्मान योजना की बात कर रहे थे। आप पत्रकार हैं, 3-4 महीने पहले नई दुनिया में खबर थी, सिर्फ इंदौर के 5 बड़े अस्पतालों को 170 करोड़ रुपए सरकार से लेना है। सरकार ने बोल दिया हम नहीं देंगे। अब
मेरे रिलेशन में एक बड़ा अस्पताल है, उनके जो है करीब 5-6 करोड़ रुपए अटके हुए हैं। हर हफ्ते जो है भोपाल आदमी जाता है, बैठा रहता है और पैसे मिलते ही नहीं हैं। और ये जो मैं बच्चेदानी के ऑपरेशन की बात कर रहा था, इसका उन्होंने फीस जो है 11,000 रुपए तय की है। 11,000 रुपए में होता ही नहीं है। 4,500-5 हजार रुपए की दवा लग जाती है, 3,000 रुपए एनेस्थेटिस्ट ले जाता है, 500 रुपए असिस्टेंट ले जाता है, तो 2,000 रुपए के लिए तो करेगा नहीं। और फिर आप फ्री में करो और आपका पेमेंट जो है पेंडिंग रहे, बरसों नहीं मिले, तो कौन करेगा इसको? तो 11,000 रुपए भी देने की क्या जरूरत है? वो जो डॉक्टर उस शहर में है उसको आप सरकारी अस्पताल में बुलाओ, 3,000, 4,000, 5,000 रुपए दो और करा लो काम। आपके पास दवाई है, एनेस्थेटिस्ट है, सब ऑपरेशन थिएटर है, असिस्टेंट है, एवरीथिंग इज देयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर ये जो प्राइवेट सेक्टर के जो चिकित्सक हैं उनको इस तरह की आम दिक्कतें होती रहती हैं। मैं एक सवाल और करूंगा, मैं तीनों लोगों से इसका जवाब जानना चाहूंगा कि कई बार चिकित्सा क्षेत्र में जो आपने बताया कि पैसों को लेकर कई बार दिक्कत होती है, मरीज इलाज करवा लेता है फिर उसके बाद उसके पास पैसे नहीं होते, और खास तौर पर इस क्षेत्र में तो गरीब आदिवासी जो लोग हैं जिनको कई बार अपनी जमीनें बेच कर भी इलाज करवाना पड़ता है। तो उस स्थिति में आप लोग क्या करते हैं ऐसा कि उनको सहायता मिल सके या उनका सहयोग हो पाए? कई बार तो इस तरह की स्थिति बनती है कि अस्पतालों में लड़ाई झगड़े तक हो जाते हैं, मारपीट की स्थिति बन जाती है। कई सरकारी अस्पतालों में भी देखने को ऐसा मिला है। बाई एंड लार्ज धार में ऑलमोस्ट सभी प्राइवेट डॉक्टर बहुत कंसिडरेट हैं। अगर जो है बहुत ही गरीब आदमी आया है, मेरे साथ हो गया एक बार क्या 3-4 बार हो गया, वैसा मकान गिरवी रख के जो हम ऑपरेशन कराने आए, तो मैंने कहा भैया तू अब ऑपरेशन के पैसे मत दे, सिर्फ दवाई के दे दे, बेहोशी के डॉक्टर के दे दे और तेरा मकान छोड़ा लेना जब तेरे पास सुविधा हो। और ऐसा मैं अकेला नहीं हूं, बहुत हैं धार में, बहुत कंसीडर करके काम करते हैं और मौका लगे तो अपने पास से पैसा लगा के भी जो है इलाज करते हैं। ऐसी बात नहीं है। मतलब आप ये अभी तुरंत की बात नहीं है, 25 साल पहले की बात है। आदमी को जो है पोलियो है, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, 6 वीक्स की प्रेगनेंसी है, 3 बच्चे हैं उसको, वो अबॉर्शन कराना चाहती है और टीटी कराना चाहती है। सरकारी अस्पताल से भगा दिया उसको। जो मैडम थी, अब तो उनका इंतकाल हो गया, उन्होंने कहा 2,000 रुपए लगेंगे। क्यों भैया? टीटी कराने आई वो और एमटीपी करना आपका, हमने जहां से एमडी किया है, अगर रात को 2 बजे टीटी कराने आए पेशेंट तो हमको रात को 2 बजे करना पड़ता था। तो ये सर्विस क्यों नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में? होना ही चाहिए ना ये। सर बिल्कुल, मैं आप दोनों से ये अंतिम कमेंट्स जानना चाहूंगा कि अब इसके लिए आखिर सरकार क्या करने वाली है, ये ऐसी स्थिति और परिस्थिति बनती है तो? जो आदरणीय डॉक्टर ललित अग्रवाल सर ने बोला, धार बेसिकली क्या है कि एक बहुत ही अच्छा जिला है। धार शहर तो बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं और इसमें कोई दो मत की राय नहीं है कि चिकित्सक भले वो निजी क्षेत्र में हो या सरकारी क्षेत्र में हो, मरीज की हर प्रकार से भलाई के साथ साथ में जो हेल्प कर सकते हैं, आर्थिक रूप से भी करते हैं। मैं सर की बात से सहमत हूं। और जो आपका जो एक उसमें प्रश्न भी था कि जिस प्रकार से वाद विवाद या लड़ाई झगड़े की जो स्थिति है, तो मेरा पिछले 15 सालों का अनुभव यही कहता है कि संवाद की कमी, आपस में संवाद की कमी के कारण ही कोई भी झगड़ा या वाद विवाद चिकित्सा क्षेत्र में या हॉस्पिटल में बिल्कुल सही होता है। इसके अलावा कोई भी आर्थिक तो कोई कारण है ही नहीं। मैं ये भी कहना चाहूंगा, तो संवादहीनता, यदि संवाद समय पे हो जाता है तो ये चीजें नहीं बनती है। सर आपका कमेंट। सर मेरा ये कहना है कि जहां तक सर ने जैसा बताया, हमारे प्राइवेट सेक्टर के जो चिकित्सक है, नो डाउट समय देते हुए मरीज का फ्री इलाज भी कर देते हैं। जहां तक सवाल सरकारी क्षेत्र की बात है, तो मरीज को जो गवर्नमेंट टीटी ऑपरेशन करने के बाद या डिलीवरी करने के बाद जो पैसा देती, तो उसमें कुछ टेक्निकल इश्यू आते हैं। जैसे उसका आरसीएच नंबर नहीं है, उसका एमसीपी कार्ड प्रॉपर नहीं है, उसने टाइमली एएनसी चेकअप नहीं कराया,
तो ये कुछ ऐसे इशू है फैक्टर्स है जिसके कारण हमको उसका पेमेंट रोकना पड़ता है। यदि मरीज को यदि वास्तव में सरकार की सुविधाओं का लाभ उठाना है तो उसके लिए पूरी जानकारी दे दी जाती है, उसके बाद भी वो इन चीजों को लाने में अक्षम होते हैं। जैसे एक महिला के खाते में पैसे जमा कराना है, उसका बैंक अकाउंट है ही नहीं, फिर उसके निगोशिएट करके उसके पति के अकाउंट में दिया जाता है। तो ऐसी 100 में से 5 या 10% समस्याएं तो आती ही है। हम रोज देखते हैं रेलगाड़ी समय पे 5% 10% नहीं चलती है, 90% चलती है, तो हम पूरे सिस्टम को दोष नहीं दे सकते हैं। पूरे सिस्टम को दोष नहीं दे सकते, संवादहीनता की जो कमी आती है और उसकी वजह से ये दिक्कतें एक चीज और होती हैं। बोलना चाहूंगा, जैसे सर ने बहुत अच्छी बात कही, संवादहीनता हमारे व्यवहार में और स्पेशली मरीज के अटेंडर के व्यवहार में सभ्यता और समझदारी होना बहुत जरूरी है। कभी कभी डॉक्टर तो चुप रहता है, मरीज के अटेंडर जानबूझ करके सभ्यता और समझदारी का परिचय नहीं देते हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। आखिरकार हम डॉक्टर भी तो इंसान हैं, सिस्टर भी तो इंसान हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये मानव रिएक्शन होना हो जाती है, इसमें कोई किसी का बैड इंटेंशन नहीं है। तो मेरा तो यही कहना है, हम हमेशा तत्पर अच्छी सेवा देने के लिए बस आप सभ्यता और समझदारी से बात करें। बिल्कुल बिल्कुल, संवाद बना रहना चाहिए और उसी संवाद को बनाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। INH हरिभूमि का ये प्रयास है कि लोगों के बीच संवाद बना रहे और संवाद जब तक कायम रहेगा तब तक सब समस्याएं हल होती रहेंगी। आप सभी लोगों का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।